गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है विद रिगार्ड्स टू प्रिजन्स। देखो, जब हम बात करते हैं ना जेलों की, तो जेल के अंदर भी हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको ना लोग लोअर कास्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, किसी कास्ट को यहाँ पे लोअर माना गया। अब इन कास्ट के लोगों को जबरदस्ती से जेल के अंदर सफाई करवाई जाती है, टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, कि आपने जस्ट बिकॉज कि कोई किसी कास्ट में पैदा हुआ है, आपने उनसे बोला कि आप ही ये काम करोगे। दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा डी नोटिफाइड ट्राइब्स, या उससे पहले जो आपकी क्रिमिनल ट्राइब्स थी, इस तरह माना गया कि कुछ एक ऐसी ट्राइब्स हैं जो क्राइम्स बहुत ज्यादा करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप भी उन लोगों को गलत नजर से देखते हो कि यार ये ट्राइब बहुत सारे क्राइम्स करेगी। दिस इज क्लियरली अगेंस्ट अवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स सबको डेफिनेटली बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से रुकावट करना, उसको रोकना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो चीजें हमारे यहाँ पे प्रेजेंस के अंदर हो रही है ना, इस तरह से कास्ट बायस हो गया, वर्क का सेग्रीगेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं एक इंसान की डिग्निटी को वायलेट करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर जो प्रिजन मैनुअल्स हैं उनको हमें यहाँ पे रिवाइज करना होगा। प्लस एट द सेम टाइम जो प्रिजनर का रजिस्टर है, उसके अंदर जो कास्ट कॉलम्स एंड कास्ट रेफरेंसेस है ना कास्ट के, उनको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ताकि एवरी वन इज बॉर्न इक्वल एंड हम कास्ट के बेसिस के ऊपर उनके साथ स्टिग्मा अटैच ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा एक पोर्टल ओपन किया है फॉर इंटर्नशिप्स टू ब्रिज द स्किल सेट गैप। देखो, इस बार का बजट आप सबने ये नोटिस किया होगा, राइट? जब निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस बार का बजट प्रेजेंट किया गया, उसी बजट के अंदर उन्होंने बात करी थी कि हम प्रोवाइड करेंगे इंटर्नशिप्स। दरअसल में हम का मतलब यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? और कोशिश ये थी कि जो स्किल सेट का गैप है ना, उसको हम खत्म कर पाए। दरअसल में होता क्या है कि लोग तो होते हैं काम करने वाले, और यहाँ कंपनीज को भी लोग चाहिए, पर इनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स होना चाहिए वो रिक्वायर्ड स्किल होता ही नहीं है। तो ये जो हमें एक गैप देखने को मिलता है ना स्किल सेट का, इस गैप को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो सरकार ने उसी को यहाँ पे आज के समय शुरू कर दिया है। अनाउंसमेंट तब कर दिया था, पर शुरू अब किया गया है। तो इसके माध्यम से बोला यह गया था कि आने वाले 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 करोड़ लोगों को हम यहाँ पर इंटर्नशिप प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि उनको अच्छा स्किल मिल पाए। तो अभी के लिए 1,000 के करीब करीब यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी तो बहुत बड़ा नंबर तक जाना है 1 करोड़ तक, पर 1,000 अभी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन अप हुई हैं। प्लस एट द सेम टाइम सरकार ने इसके लिए यहाँ पे अलग से एक पोर्टल भी बना दिया है, जिस पोर्टल पे जाके यहाँ पे जो भी इस तरह के इंटर्नशिप के ऑफर्स होंगे वो उनको यहाँ पे मिल पाएंगे। तो अलग अलग जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो अपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन अप करेंगी। अभी के लिए 1,000 अपॉर्चुनिटीज इस तरह से ओपन हुई हैं। दोस्तों, डेट है आज की 4 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑक्सीजन बर्ड पार्क के बारे में। दरअसल में हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। अब क्या है ये मुद्दा? दरअसल में ना, अगर हम बात करें NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो डेफिनेटली आप जानते हो बहुत सारे इसके द्वारा हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उनके द्वारा ही एक इको इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। एक बेसिकली उनके द्वारा एक पार्क बनाया गया है। ये पार्क का नाम आप ऑक्सीजन बर्ड पार्क भी कह सकते हो, या फिर इसको अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसी का इनिशिएटिव है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब एक्चुअल में कोशिश इस पर्टिकुलर पार्क के माध्यम से ये है कि जो हमारा नेशनल हाईवे 44 है ना, नागपुर हैदराबाद के बीच में, तो जो उनको कनेक्ट करता है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर हमने इस पार्क को बनाया है। इस पार्क के पर्पज से क्या होगा, देखो हमने डेफिनेटली सड़क तो बना दी, पर साथ ही साथ हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा। तो ये पार्क एक तरह के नेचुरल हैबिटेट की तरह यहाँ पे काम करेगा बर्ड्स के लिए, एंड आस पास के जो लोकल और टूरिस्ट लोग होंगे उनको भी यहाँ पे एक प्रॉपर रिक्रिएशनल स्पेस यहाँ पे मिल पाएगी। तो लोग यहाँ पर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूड कोर्ट होगा, आप
यहाँ पे अलग अलग बर्ड वैरायटीज को आप देख पाएंगे, साइकिलिंग ट्रैक्स बनेंगे, एम्पी थिएटर हो गया, वॉच टावर हो गया, बच्चों के खेलने का जगह हो गया। तो एक तरह से ना आपने क्या किया, आपने प्रॉपर सड़क बनाई है, पर साथ ही साथ आपने ये सारी साथ में ही भी चीजें कर दी ताकि इन्वायरमेंट को भी हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेंटेन रखें। तो एक तरह से आपके जो लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको एक अच्छा सेफ हैबिटेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया गया है सोलर पैनल का, ताकि आपके जो भी अलग अलग फीचर्स हैं, वाटर फीचर, लाइटनिंग फीचर, वो यहाँ पर सोलर एनर्जी के माध्यम से दिए जा पाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रीज ग्रो किए जाएंगे वो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होंगे, और साथ साथ वो एयर पोल्यूशन को भी यहाँ पर रोकेंगे। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो ट्री एरियाज जो लगाए गए हैं वो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको लगाया गया है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर लोटस पॉन्ड, लिली पॉन्ड्स, ये सब चीजें हैं ताकि रिचार्जिंग एक्वाफायर्स हों। प्लस नेटिव बेम्बू स्पीशीज को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है पोल्यूशन कम करने के लिए एंड एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए। एंड इसके अलावा ट्रीज एंड श्रब्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि वो वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाए। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जिससे इवन ना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी एक बूस्ट मिलता है एंड आपकी एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली अच्छा रहता ही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे ऑक्सीजन बर्ड पार्क, या इसको हम अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जान सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करी। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है ओसीआई के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में चल रही थी। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना था कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉरेनर्स की तरह क्लासिफाई किया जा रहा है, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूल्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा। तो थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ओसीआई है क्या। तो देखो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में देखोगे ना, तो उन्होंने ओसीआई की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। अब क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन के अंदर पहली चीज तो ये है कि वो इंसान को हम ओसीआई कह सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या तो भारत का सिटीजन था या उसके बाद में सिटीजन था, या फिर वो एलिजिबल था भारत का सिटीजन बनने के लिए ऑन 26 जनवरी 1950। समझ पाए मैंने क्या, जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को या तो वो सिटीजन था या उसके बाद में कभी सिटीजन बना, या फिर वो एलिजिबल था भारत का सिटीजन बनने के लिए 26 जनवरी 1950 को, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन का चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड है जिसके पास मतलब ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। अगर कोई ना कोई ये क्राइटेरिया उसमें से फॉलो कर लिया तो उसको हम ओसीआई का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ओसीआई के फायदे क्या हमें देखने को मिलते हैं। देखो काफी सारे लंबे टाइम से ना जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में इंडियन डायस्पोरा के रहते हैं, उनकी एक डिमांड थी कि सर हमें ना डुअल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। पर आप जानते हो भारत तो डुअल सिटीजनशिप देता नहीं है, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा ठीक है, आप किसी दूसरे देश के सिटीजनशिप हो सकते हो, पर डेफिनेटली अगर आप ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो उस केस में हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। क्या बेनिफिट्स होते हैं उस केस में? यहाँ पर वीजा और स्टे का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर लाइफ लॉन्ग वीजा उनको मिल जाता है, जितनी बार मर्जी आप भारत में आओ, अलग अलग पर्पसेस के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है पुलिस अथॉरिटीज के पास, पर यहाँ पर क्योंकि आप ओसीआई कार्ड होल्डर्स हो, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कितने लंबे टाइम का स्टे है। प्लस आप नोटिस करोगे यहाँ पे लगभग 45 लाख आपके रजिस्टर्ड ओसीआई कार्ड होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से सबसे ज्यादा लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। 2005 में सरकार ने स्कीम को लॉन्च किया था। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे कुछ और भी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे जैसे एनआरआईज होते हैं ना, तो आपके इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से इनके साथ पैरिटी है। बट ये एग्रीकल्चर या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनआरआईज तो आप जानते ही होंगे जो कहीं ना कहीं दूसरी फॉरेन कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ओसीआईज के ऊपर, जैसे ये वोट नहीं कर सकते भारत के इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि भारत के सिटीजन नहीं है ना, है मतलब सिटीजनशिप जो होती है वो तो हम सिंगल सिटीजनशिप देते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे देश के सिटीजन हो और हमारा यहाँ पे ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या पार्लियामेंट के मेंबर आप नहीं बन सकते। इसके अलावा हमारे जो और आपकी पोस्ट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वो भी आप नहीं होल्ड कर पाओगे। एंड इसके साथ ही साथ आपकी जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती है भारत सरकार के अंतर्गत, उसको भी आप होल्ड नहीं कर सकते। कुछ एक चीजों के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन बना है या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, तो उसको ओसीआई कार्ड
होल्डर वो नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोई भी ऐसा पर्सन जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल में या तो अभी काम कर रहा है या फिर पहले वो काम किया करता था, अभी वो रिटायर हो चुका है, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे फॉरेन ओसीआई कार्ड होल्डर। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ओसीआई कार्ड होल्डर को यहाँ पे जो ओसीआई कार्ड है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर मान लो ओसीआई कार्ड उसको फ्रॉड से मिला है, या फिर 5 साल के रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कुछ सजा हुई है, उस केस में ओसीआई कार्ड को यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है। या फिर कोई चीज मान लो ऐसी लगी हो जो भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के अगेंस्ट है, या फिर उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस को वायलेट किया है, उस केस में यहाँ पर ओसीआई कार्ड को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग ओसीआई जो आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, पहले पीआईओ भी होता था, फिर ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया था, फिर आज के समय आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ही आपको देखने को मिलता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर अभियान को लॉन्च किया गया झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, ताकि कोशिश ये करी जा पाए कि आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज मिल पाए। देखो, दरअसल में ना ये एक तरह की आपको फ्लैगशिप स्कीम देखने को मिल जाएगी। स्कीम के अंतर्गत पता क्या है, आपके जो भी ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर हम क्या करें, हम अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। आप पूछेंगे किस तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे आप बात कर रहे हो। जैसे मान लो वहां पर अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन वहां पे अच्छी मिले, अच्छी सड़क नहीं है, अच्छी हाउसिंग नहीं है, अच्छे घर वर नहीं है, प्रॉपर बिजली नहीं पहुंची, प्रॉपर रोजगार नहीं पहुंचा, स्किल डेवलपमेंट के कुछ इश्यूज हैं, तो ये सारे के सारे अलग अलग इनिशिएटिव इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि ना, एक सिंगल स्कीम के अंतर्गत हमने लोगों तक अच्छा, मतलब ट्राइबल लोगों तक अच्छा पानी पहुंचे, अच्छा स्वास्थ्य पहुंचे, ठीक है। जैसे सिकल सेल डिजीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है, उसको हम कैसे कहीं ना कहीं रोक पाए, ये सारे चीजें आपको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको हम पीएम जगह के नाम से जानते हैं, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो भी आपकी स्कीम्स हैं उनको हम अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। पिछले महीने इसको अप्रूवल मिल गया था, अब उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो वो जो आपके शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ना, ऐसे आपको 63 विलेजेस के अंदर हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनिशिएट किया गया। जैसे आप लोगों को ना प्रधानमंत्री जनमन के बारे में पता होगा। दरअसल में ना, जो प्रधानमंत्री जनमन स्कीम है, उसी की तरह के ऊपर ये पीएम JUGA जो स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में प्रधानमंत्री जन जन स्कीम जो लॉन्च करी गई थी, वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा लॉन्च करी गई थी, ताकि देश के अंदर जो आपको 75 पीवीटीज देखने को मिलते हैं, उनकी हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी की तर्ज के ऊपर हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज है ना आगे, धरती आबा, ये एक्चुअली बिलोंग करता है या डिनोट करता है जो भगवान बिरसा मुंडा जी है, ठीक है, उनको इस नाम से जाना जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस स्कीम का नाम भी यहाँ पे रखा गया है। कुछ और बातें अगर इस स्कीम के बारे में हम जानना चाहें, तो पहली बात तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो यहाँ पर पैसा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोशिश यही है कि आपके ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए एंड उनको अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे मिल पाए। तो डेफिनेटली वो सारे विलेजेस जो ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस हैं, उनको कवर किया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो थोड़े पिछड़ गए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भी इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो 17 मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, 25 इंटरवेंशन, क्योंकि आप नोटिस करो ना, रोड बनाना किसी और मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हाउसिंग अलग है, इलेक्ट्रिफिकेशन अलग है, इरिगेशन अलग है। तो इस तरह से टोटल 17 मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे रोल यहाँ पे रहने वाला है इस पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत। हालांकि जो मेजर रोल है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हमारा एक एक्शन प्लान है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वही यहाँ पे बात करता है इस सारी चीजों की कि इन सब चीजें यहाँ पे मिलनी चाहिए। कुछ एक इंटरवेंशन जो प्लान है उसमें आप नोटिस कर पाओगे, एक चीज ये है कि जो ट्राइबल के घर है ना, उनको हम होम स्टेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करें। क्या मतलब इस चीज का, देखो कई बार आप लोग भी ना जानना चाहते हो कि ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, दिन भर की उनकी दिनचर्या क्या होती है। तो वो तभी आप सीख पाओगे या देख पाओगे जब आप उनके साथ रहोगे, राइट। तो हमारी यहाँ पे कोशिश ये है कि ट्राइबल फैमिलीज के जो घर है ना, उनको हम होम स्टेज के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर पाए, तो उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा एंड ये ट्राइबल फैमिली भी जो अकॉर्डिंगली और डेवलप हो पाएगी उस टूरिज्म की वजह से। तो 5 लाख तक का इस तरह से हम बेनिफिट दे रहे हैं ट्राइबल फैमिलीज को कि वो अपने घरों को कन्वर्ट करें इनटू होम स्टेज। प्लस एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके माध्यम से जो राइट होल्डर्स हैं, ठीक है, वहां पे उनको हम ट्रेनिंग दिए किस चीज की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। अपने जो एग्रीकल्चर वो करते हैं ना, वो सस्टेनेबल ढंग से हो, ताकि हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी साथ साथ में कंजर्व करते रहें। बाकी 20 लाख पक्का घरों को यहाँ पे बनाने की बात है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सड़कें बनाई जाएंगी 25,000 किलोमीटर तक की,
राइट। पाइप्ड वाटर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड की जा पाएगी उन एरियाज के अंदर जहां पर, ठीक है, जो कि 5,000 हैमलेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर 20 हाउस होल्ड से कम है। प्लस आप नोटिस कर पाओगे 2 लाख से भी ज्यादा हाउस होल्ड और आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको आइडिया होना चाहिए। 25 लाख एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ब्रॉडबैंड एक्सेस दिया जाएगा 5,000 ट्राइबल विलेजेस को। इसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग उनकी बढ़िया ढंग से हो पाए, उनके प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएंगी। एंड अकॉर्डिंगली ट्राइबल विलेजेस जो होंगे ये यहाँ पर पीएम गति शक्ति पोर्टल के ऊपर भी इनको मैपिंग करी जाएगी। तो ये सब पॉइंटर्स थे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में, जो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सांग्यांग ग्यात्सो पीक के बारे में। दरअसल में भारत की एक माउंटेनिंग पीक थी, वो यहाँ पर एक पीक के ऊपर चढ़ी, ठीक है। इस पीक का अभी तक नाम नहीं रखा गया था, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया सांग्यांग ग्यात्सो पीक, राइट। अब चाइना ने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया कि भारत ने ऐसे कैसे नाम रख दिया, अरुणाचल प्रदेश तो उनका है, पर हमने इनकी नहीं सुनी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है, तो हम जो नाम रखना चाहें हम रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये नाम यहाँ पे रखा गया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये नाम है क्या, यही नाम हमने यहाँ पे क्यों रखा। देखो दलाई लामा जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो 6 जो दलाई लामा थे ना, उनका नाम था रिगजिन सांग्यांग ग्यात्सो। उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए हमने ये पीक का नाम यहाँ पे उनके नाम के ऊपर रखा है। तो ये जो पीक है ये आपको तवांग वेस्ट कामेंग रीजन के अंदर जो गौरीचंद रेंज है वहां देखने को मिल जाएंगी, 20,942 फीट की हाइट के ऊपर। अब दलाई लामा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, स्पेशली मैं बात करूं जो रिगजिन सांग्यांग ग्यात्सो जी का, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो मोस्टली रहा है मोनपा कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने ना शायद मोनपा कम्युनिटी के बारे में पहले भी सुना होगा, ये आप पिक्चर में आप इनको देख भी पाओगे। ये बहुत फेमस है अपने एक पेपर बनाने के लिए। एक पेपर आर्ट है, हैंडमेड पेपर आर्ट, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री भी कह सकते हो। ये हजारों साल पुरानी आपको ओल्ड मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अब पिछले कुछ समय से ये थोड़ा डिक्लाइन में थी, तो सरकार कोशिश भी कर रही है इस पर्टिकुलर हैंड पेपर आर्ट को, यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए। उस वजह से भी मोनपा पेपर यहाँ पे न्यूज में आया था। बट ये कम्युनिटी के बारे में भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। यहाँ पर इनका कुछ फेस्टिवल होते हैं, जैसे चौस्कर हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, लुसार फेस्टिवल हो गया, तौरगिया हो गया। ये जो रिलीजन है ना ये फॉलो करते हैं गेलुक सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, राइट। बाकी और अब बात देख यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करते हैं, कि यहाँ पर एक एरिया में इन्होंने कुछ पहले ग्रो किया, फिर वो मूव करते हैं दूसरी जगह, ठीक है। झूम कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। एंड कुछ एक लोग यहाँ पे परमानेंट कल्टीवेशन भी फॉलो करते हैं, कि उसी फिक्स लैंड के ऊपर वो यहाँ पे कल्टीवेशन या फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा कैटल, याक, काओ, पिग, शीप, फोल, इन सबको यहाँ पे रेस करते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर इनकी जो भूटान के शार्ट शॉप्स है ना, उनके साथ काफी अच्छी आपके कनेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। मोनपाल जो लैंग्वेज है वो आपकी बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली को, एंड ये ईस्टर्न तिब्बतन डायलेक्ट से काफी डिफरेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो मोनपा पेपर का भी पता होना चाहिए, एंड डेफिनेटली मोनपा कम्युनिटी के बारे में भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सारथी 1.0 के बारे में। एक्चुअल में अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो उसके अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। इसने और आपके साथ जो नालसा है, इन्होंने मिलकर ना कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपकी वनरेबल कम्युनिटीज है भारत के अंदर, उनके लिए हम कुछ यहाँ पे काम कर पाए। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना नालसा की, तो नालसा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका काम ये है कि एक्चुअल में ये बना है आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत, कि आपके जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको फ्री लीगल सर्विसेज हम यहाँ पे दे पाए, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम आप लोगों के साथ मैंने लोक अदालत भी डिस्कशन किया हुआ है, डिस्प्यूट्स का आसानी से सेटलमेंट कैसे हो पाए लोक अदालत के माध्यम से, वो भी यहाँ पर आपका नालसा ही देखता है। तो ये जो सारथी 1.0 इनिशिएटिव यहाँ पे रन किया जा रहा है ना, इसके माध्यम से कोशिश यही है कि दुनिया मतलब कंट्री भर के अंदर, देश भर के अंदर हम अवेयरनेस कैंप्स यहाँ पे लगाएं। उसके माध्यम से हम कोशिश ये करें ताकि जो अलग अलग यहाँ पे एक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट हो गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हो गया, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट। हम चाहते हैं कि इन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, वो लोगों तक यहाँ पे पहुंच पाए। उसी लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव को रन किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड साथ साथ आपका जो नालसा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें
इन्हीं पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ तरह की लीगल असिस्टेंस चाहिए तो वो भी यहाँ पे दी जाएगी। तो कोशिश यही है कि जो आपके वल्नरेबल सेक्शन, चाहे शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, सीनियर सिटीजन, आपके ट्रांसजेंडर, विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, बेगर्स, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, उनको हम यहाँ पे इसके माध्यम से बेनिफिट कर पाएँ। अगर देखो ये सारे बेनिफिट्स उन तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली जो गरीबी है उनकी वो कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, उनके प्रोटेक्शन, सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है उनके, और बेनिफिट्स उनको यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी कम करने के अंदर और सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी हम यहाँ पे इंश्योर कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, सारथी 1.0 अवेयरनेस जनरेट करता है थ्रू नालसा, उनकी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, अलग अलग कैंप्स उनके द्वारा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं अंडर सारथी 1.0। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है क्रूज भारत मिशन के बारे में। देखो क्रूज आप देखते होंगे, कई बार आप लोगों ने मूवीज के अंदर इस तरह से क्रूज वगैरह देखे होंगे। अब ये जो क्रूज का सिस्टम है ना, ये इंडिया में थोड़ा कम है और बाकी देशों में आपको काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। एंड आप जानते हो क्रूज एक देश की इकोनॉमी के लिए भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोशिश यही है कि हम ना ये क्रूज टूरिज्म को भारत में भी प्रमोट करें, इसीलिए क्रूज भारत मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये 5 साल का इनिशिएटिव रहने वाला है ताकि भारत के अंदर क्रूज टूरिज्म इंक्रीज हो। जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज देखने को मिल जाएगी। इसको 3 फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। एंड कोशिश ये है कि इन 5 सालों का जो फेज होगा उसके माध्यम से जो क्रूज पैसेंजर्स हैं वो 10 लाख तक पहुंच पाए बाय 2029, प्लस क्रूज टूरिज्म सेक्टर के अंदर हम 4 लाख नौकरियां क्रिएट कर पाए एंड यहाँ पर भारत के अंदर भी वर्ल्ड क्लास क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बने। अब पहली बात तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपके टर्मिनल्स हो गया, आपके डेस्टिनेशंस हो गया, उनको क्रिएट करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका काम होगा ये सारे प्रोसेस को यहाँ पे देखना, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेस वगैरह लगाया जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे जो रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। दूसरे देशों के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ क्रूज अलायंस बनाना होगा, स्किल डेवलपमेंट करेंगे लोगों का ताकि यहाँ पर यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे क्रूज भारत मिशन के अंतर्गत। एक बेसिक आइडिया लेना था एंड वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर पीवाईक्यूज भी करवाओ, तो डेफिनेटली देखो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पीवाईक्यूज और करंट अफेयर एमसीक्यू दोनों करवाऊंगा। बस आप लोगों से एक्सपेक्टेशन दी है कि आप लोग ना कमेंट्स अपने करते रहो। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं अपने आंसर्स को, तो प्लीज सारे बच्चे अपने कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से आप अपना आंसर यहाँ आप तक दे सकते हो। ये पहला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड करंट अफेयर्स में से पहला एमसीक्यू आपका है सीडीएससीओ के बारे में, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। एंड दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है कि इंडिया इनमें से किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये डेफिनेटली तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था आपका जीएफसीएफ के बारे में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जब मैं बात करता हूँ ना फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग आप सब लोगों को पता ही होगा। फिक्स कैपिटल के अंदर आपके जो बिल्डिंग्स हो गया, आपकी मशीनरी हो गया, ये सब चीजें आपके अंतर्गत आ जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती हैं, राइट। तो जो जीएफसीएफ की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग यही है कि कितना यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है फिक्स कैपिटल के साइज के अंदर, डेफिनेटली इन सब चीजों के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सब चीजें जीएफसीएफ के अंतर्गत आ जाती हैं। एंड जितना जीएफसीएफ ज्यादा होगा उतना ही हमारा जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। अब अकॉर्डिंगली आप ये सेकंड पॉइंट को देखो, ये कह रहा है जैसे यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर लेस जीएफसीएफ या फिक्स्ड कैपिटल पर कैपिटा कम देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। देखो जो कंट्री डेवलप्ड है वहां पर ये नंबर्स हमें फिक्स कैपिटल पर पर्सन वो ज्यादा देखने को मिलेगा ना, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहला बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। तो लॉजिकली भी आप सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कल एक और होमवर्क दिया था मैंने एनसीबीसी के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि एनसीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो शायद आप आज से 6 साल पहले मेरे से पूछते तो ये स्टेटमेंट मैं सही बोलता, पर आज के समय ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2018 के अंदर यहाँ पर एनसीबीसी को हमने क्या बना दिया, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया है। पहले ये हुआ करती थी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, आज के समय स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 102वां 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कमीशन के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन हो गया, एक वाइस चेयरपर्सन हो गया और 3 और मेंबर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। देखो अगर आपने ये स्टेटमेंट जल्दबाजी में पढ़ा तो आपको ये स्टेटमेंट सही लगेगा, पर एक गड़बड़ है इसके अंदर। सारी बातें ठीक है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, 3 मेंबर्स भी हैं, पर उनको अपॉइंट करने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि आपके प्रेसिडेंट जी होते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी में मत आंसर करो। ठीक है, जल्दी करना अच्छी बात है, पर जल्दबाजी मत करो। ठीक है, तो इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो, आज के कुछ ट्रू फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको आप पढ़ के इनका आंसर बता सकते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल एक होमवर्क दिया था मैंने कुछ, यहाँ पे चाबार पोर्ट की बात करें तो दरअसल में आपको ईरान के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होती है। जीआई टैक्स के रिगार्डिंग डेफिनेटली हमारे पास जीआई एक्ट है, ये बात भी करेक्ट है। बाकी देखो, बात करें पहले ऐसा कौन सी स्टेट थी देश के अंदर जिसकी खुद की स्टेट बटरफ्लाई थी, तो वो नागालैंड नहीं बल्कि वो थी महाराष्ट्र। ये आखिरी स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।